गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है संसद के अंतर्गत है लोकसभा और राज्यसभा का, और राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है। और हमारा जो चर्चा का जो विषय चल रहा है वो चल रहा है विधेयक। विधेयक है वो किस प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके ऊपर कितने वाचन होते हैं, इसके बारे में हम कुछ चर्चा प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं कि संसद के प्रत्येक सदन में प्रमुख रूप से क्या कितने वाचन होते हैं, 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। प्रथम वाचन में क्या है कि जो प्रस्तुत किया जाता है प्रमुख रूप से विधेयक को वो होता है। दूसरे पे क्या है, प्रवर समिति के द्वारा उसमें विचार विमर्श किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है, बारीकी से उसका अध्ययन करके बाद में तीसरा जो प्रमुख रूप से जो अपना वाचन होता है उसमें प्रमुख रूप से मतदान करवाए जाते हैं। और मतदान करने के बाद में जब विधेयक पास हो जाता है तो क्या है, राष्ट्रपति के पास से अनुमति के लिए, हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं हम आगे विधेयक से संबंधित। बात आती है विधेयक दूसरे सदन में। जब विधेयक है वो एक सदन में पारित हो गया तो एक सदन में पारित होने के बाद में उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। बात आती है एक सदन में पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजना, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। एक सदन में जब विधेयक को स्वीकार कर लिया गया, वो पारित हो गया, तो दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। बात आती है दूसरे सदन में विधेयक के 3 वाचन। हमने बात की थी कि कोई भी सदन हो उसमें दोनों सदनों में प्रत्येक विधेयक पर क्या है, 3 वाचन होंगे। और 3 वाचन के आधार पे ही क्या है, एक विधेयक को प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहली होती है विधेयक को प्रस्तुत करना, दूसरा होता है प्रवर समिति के द्वारा उस पर गहन अध्ययन करना, और तीसरे में मतदान उस पर करवाया जाता है। बात आती है दूसरे सदन द्वारा विधेयक पारित करना। एक सदन द्वारा विधेयक पारित होने के बाद में ये नहीं है कि विधेयक पारित समझा जाएगा, दूसरे सदन के द्वारा भी क्या है कि उस विधेयक को पारित होना जरूरी है। दूसरे सदन के लोगों के द्वारा भी क्या है, उस पर अनुमति समर्थन होना आवश्यक है। इस प्रकार दोनों सदनों में क्या है कि विधेयक पारित होना आवश्यक माना जाएगा। प्रमुख रूप से 3 वाचन होंगे और एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे सदन के पास भेजा जाएगा, और दूसरे सदन द्वारा पारित होना भी वो प्रमुख रूप से आवश्यक बताया गया है। बात आती है राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए। जब विधेयक बन के तैयार हो गया, उस पर विचार विमर्श हो गया, दोनों सदनों ने उसको पारित कर दिया, उसके बाद में वो कानून का रूप लेता है। लेकिन उससे पहले कुछ प्रक्रियाओं से उसे गुजरना पड़ता है। उसको राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के समक्ष, उसके सामने, राष्ट्रपति के सामने उसको विधेयक को भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर आवश्यक रूप से माने गए हैं। बात आती है दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार करना। जरूरी नहीं है कि एक सदन ने विधेयक पारित कर दिया तो दूसरे सदन भी उसको पारित कर दे। हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां हो जो दूसरे सदन उसको स्वीकार नहीं करे, तो हो सकता है वो अपनी उस पर सहमति नहीं दे, उस विधेयक पे उस पर अपनी अनुमति नहीं दे, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि विधेयक पारित नहीं माना जाता। तो ध्यान रखना, दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद में भी क्या है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जब तक नहीं हो जाते तब तक कोई भी विधेयक वो कानून का रूप नहीं लेगा। बात आती है पहले सदन द्वारा संशोधन पर सहमत न होना। अब बात आती है कि संशोधन तो उसमें बता दिए गए दूसरे सदन के द्वारा, लेकिन जो पहला सदन है वो संशोधन यानी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है। वो चाहता है कि जैसा हमने जो विधेयक है प्रस्तुत किया था ठीक उसी रूप में क्या है कि विधेयक प्रस्तुत किया जाए। जब दूसरा सदन चाहता है कि उसमें कुछ संशोधन हो जाए, तो इस प्रकार हो सकता है कि एक सदन तो सहमत हो जाए विधेयक पे, लेकिन दूसरा जो सदन है वो विधेयक पर सहमत नहीं हो, असहमत भी हो सकता है। बात यह सदन विधेयक पर 6 मास तक चर्चा न करे। अब जो विधेयक है उसको एक सदन से दूसरे सदन में भेज दिया गया, लेकिन उस विधेयक पर 6 मास तक सदन के द्वारा, संसदीय सदन द्वारा अगर चर्चा नहीं की जाती तो भी क्या है कि वो विधेयक है वो पारित नहीं समझा जाएगा, उस पर अनुमति नहीं मिलेगी। बात आती है साधारण विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो गया हो। अब साधारण विधेयक भी है, चाहे वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया हो चाहे राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया हो, क्या है ऐसी स्थिति में भी प्रमुखता क्या होता है कि उसको क्या है कि गतिरोध उत्पन्न होने पे, विचार मतभेद होने के कारण क्या है कि विधेयक को परमिशन नहीं मिलेगी। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दोनों सदनों का क्या है, पर्याप्त रूप से इसमें महत्व रहता है कि दोनों सदनों द्वारा उसको पारित होना ही आवश्यक माना गया है। बात आती है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब आती है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक क्यों होती है, क्योंकि जब दोनों सदनों के द्वारा क्या है कि सदन उस विधेयक को पारित नहीं माना जाता, इस कारण क्या है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की एक साथ बैठक होती है। बात आती है कि एक साथ बैठक किस प्रकार की प्रक्रिया से द्वारा होती है, कौन उस बैठक को बुलाता है, कौन उसकी अध्यक्षता करता है,
कौन उसके विचारों पर विमर्श करता है, इसके बारे में प्रमुखता चर्चा करेंगे। बात आती है कि साधारण विधेयक पर असहमति होना। सबसे बड़ी बात आती है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक क्यों होती है। तो सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा किसी विधेयक को लेके, किसी विषय को लेके जब सहमत नहीं होती, एक सहमत हो जाता है दूसरा सहमत नहीं होता, तो प्रमुख रूप से क्या है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आवश्यकता पड़ती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बात आती है समाधान संयुक्त बैठक में। अब बात आती है कि समाधान अगर होता तो पहले हो जाता, दोनों सदनों में हो जाता, लोकसभा राज्यसभा में, वहां पे समाधान नहीं हो पाया, दोनों ने पारित नहीं किया, तो क्या है संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी। अब संयुक्त बैठक में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होंगे और उसमें क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, जिसके कारण क्या है दोनों के विचारों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है, कोई संशोधन करवाना है, कोई परिवर्तन करवाना है, तो बाद में क्या है दोनों सदनों के सदस्य संयुक्त बैठक में सम्मिलित होकर उस संशोधन को, उस परिवर्तन को प्रमुख रूप से करते हैं। बात आती है संयुक्त बैठक आमंत्रित। बात है सबसे बड़ी बात कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, संयुक्त बैठक को आमंत्रित कौन करता है, संयुक्त बैठक का न्योता कौन देता है। तो ध्यान रखना, संयुक्त बैठक का बुलावा है, न्योता है, आमंत्रित करना प्रमुख रूप से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का एक प्रमुख अधिकार है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है और उसके कहने पे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य है वो संयुक्त बैठक में सम्मिलित होते हैं। बात आती है कि ये संयुक्त बैठक का जो वर्णन है प्रमुखतः कौन से अनुच्छेद में किया गया है, कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 108 के अनुसार क्या है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया है। बात आती है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। हमने बात की ऊपर है कि संयुक्त बैठक को आमंत्रित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। तो बात आती है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता कौन है बाद में। तो ध्यान रखना कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके द्वारा दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा न की जाके लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। बात आती है संयुक्त बैठक में निर्णय। संयुक्त बैठक में जो निर्णय होगा वो किस प्रकार की प्रक्रिया से होगा। तो सदन में जो सदस्य उपस्थित है उनमें से जो कुल सदस्यों के बहुमत है उसके द्वारा क्या है कि उसमें विधेयक पर सहमति का आदेश जारी किया जाएगा। यानी जो सदस्य उपस्थित है सदन में संयुक्त बैठक में उन दोनों सदनों के द्वारा जब क्या है कि बहुमत प्राप्त हो जाता है किसी विषय को लेके, तब क्या है वो प्राप्त है, वो प्रगति है विधेयक को लेके आगे मानी जाएगी। बात आती है संयुक्त बैठक में पास विधेयक। अब तक संयुक्त बैठक है वो 3 बार बुलाई जा चुकी है और 3 बार बैठक बुलाई जा गई है। उसमें क्या है कि 3 विधेयक है वो पास हुए हैं। अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है राष्ट्रपति के द्वारा, 3 बार। और कितनी विधेयक पास हुए हैं, 3 विधेयक पास हुए हैं। बात आती है विधेयक कानून का रूप लेता है। अब बात आती है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने विधेयक को अनुमति दे दी, दोनों ने उसको पारित कर दिया, उसका समर्थन मिल गया दोनों सदनों का, उसके बाद भी क्या है विधेयक कानून का रूप नहीं लेता, क्योंकि विधेयक को राष्ट्रपति के पास क्या है कि अनुमति के लिए भेजा जाता है, हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। जब तक राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर नहीं कर दे, उस पर अपनी अनुमति नहीं दे दे, तब तक कोई भी विधेयक है, कोई भी बिल है वो कानून का रूप नहीं लेता। कानून का रूप तभी लेता है तब राष्ट्रपति उस पर पूर्णतः अपने हस्ताक्षर करता है और अपनी अनुमति देता है। अब बात आती है, हमने विधेयक की बात कर ली। अब विधेयक के जो प्रकार है उनमें से किस प्रकार का विधेयक है, कौन से सदन में प्रस्तुत किया जाता है, किस प्रकार वो विधेयक है वो उसमें संबंधित होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बात आती है धन विधेयक पारित करना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि धन विधेयक होता क्या है। वह विधेयक है जिसमें आय व्यय से संबंधित जो मुद्दे होते हैं वो प्रमुख रूप से धन विधेयक होता है। और धन विधेयक में प्रमुखतः किन बातों का कार्य होता है, किसी कर को लगाना, हटाना या संशोधन करना, प्रमुखतः किस में आता है, धन विधेयक में आता है। तो धन विधेयक एक प्रकार से क्या हो गया, धन से संबंधित या आय व्यय से संबंधित होता है। और किसी कर को लगाना, हटाना या उसमें संशोधन करना प्रमुखतः किस में होता है, धन विधेयक में होता है। बात आती है धन विधेयक की जो प्रक्रिया है उसका जो वर्णन है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 109 के अंतर्गत क्या है कि धन विधेयक की जो प्रक्रिया है उसका जो वर्णन है स्पष्ट किया गया अनुच्छेद 109 के अनुसार। बात आती है कि धन विधेयक को परिभाषित है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है। ध्यान रखना अनुच्छेद 110 में क्या है कि धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अब 2 बातें हो गई, 109 में तो क्या है कि इस प्रक्रिया का वर्णन है और परिभाषित कौन से में किया गया है, 110 में किया गया। दोनों अनुच्छेद आपको ध्यान में रखने आवश्यक। 109 में तो क्या है इसकी प्रक्रिया का वर्णन है और 110 में इसमें क्या है कि धन विधेयक को परिभाषित किया गया, जो हमने पहले परिभाषा बता दी है। आय व्यय से संबंधित है और किसी कर को लगाना, हटाना या संशोधन करना प्रमुखतः किस में आएगा, धन विधेयक में आएगा। बात आती है कि जो धन विधेयक है वो प्रस्तुत कहाँ किया जाएगा,
क्या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा उसको या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ध्यान रखना कि धन विधेयक प्रमुखतः लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी एक विशेष बात यह है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी प्रमुखतः जानकारी है, कार्रवाई है कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा यह तय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। बात आती है कि लोकसभा में पास होने के बाद विधेयक भेजा जाता है। लोकसभा में वो विधेयक पास हो गया, कौन सा? धन विधेयक। तो उसके बाद उसको कहाँ भेजा जाएगा? दूसरे सदन में भेजा जाएगा। कहाँ पे? राज्यसभा में। इस प्रकार कुछ बातें स्पष्ट होती है कि धन विधेयक है वो आयव्यय से संबंधित है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। और लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद में वो कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। बात आती है संविधान संशोधन का कार्य। हम देखते हैं कि आवश्यकताओं के आधार पे, जरूरत के आधार पे और समय की मांग के आधार पर संविधान में संशोधन होता रहता है। और भारतीय जो संविधान है वो लचीला होने के साथ साथ क्या है? कठोर संविधान भी है, जिसके अनुसार आवश्यकता के अनुसार अगर जरूरत पड़ती है तो संशोधन किए भी जा सकते हैं। और कुछ संशोधनों करने में समय भी अधिक लगता है, बहुत अधिक जटिल प्रक्रिया उसकी रहती है। बात आती है संविधान लचीला व कठोर दोनों प्रकार का। भारत का संविधान है वो किस प्रकार का है? लचीला भी है, यानी आसानी से परिवर्तन हो भी सकता है। कठोर, कुछ भाग ऐसे भी है जिनमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बात आती है, हम कुछ देशों की बात करते हैं कि वहाँ लचीला और कठोर संविधान प्रमुखतः कौन कौन से देश में पाया जाता है। जबकि भारत में दोनों गुण पाए जाते हैं, लचीला भी है और कठोर भी है। बात करते हैं हमें कि लचीला संविधान है वो कहाँ का है, तो ब्रिटिश संविधान है, उसको लचीला और सरल संविधान बताया गया है। जब कठोर संविधान की बात करें तो कठोर संविधान है वो अमेरिका का संविधान बताया गया। इस प्रकार अलग अलग देशों में संविधान की विशेषताएं अलग अलग है, जबकि भारत में क्या है? इसका मिश्रण पाया जाता है। इसका दोनों का संयुक्त रूप देखने को मिलता है, कठोर और लचीले दोनों का। बात आती है संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है। संविधान में अगर संशोधन होता है तो संशोधन को करने वाला कौन है? तो अपनी जो संसद है, भारतीय संसद है, उसके द्वारा क्या है? संविधान में प्रमुखतः संशोधन परिवर्तन किया जाता है। बात आती है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो अनुच्छेद है प्रमुखतः वो कौन सा है। तो संविधान में जो परिवर्तन का, जो उसके बदलाव का जो प्रमुख अनुच्छेद है, संशोधन का जो प्रमुख अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 368 है। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कई बार कि संविधान में संशोधन का प्रमुख अनुच्छेद कौन सा है। तो 368 जो अनुच्छेद अपना वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रमुख अनुच्छेद बताया गया है। बात आती है कि विधेयक के प्रकार कितने होते हैं। प्रमुखतः क्या है? विधेयक के 3 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। 3 प्रकार के विधेयक हो गए, साधारण विधेयक, धन विधेयक और संविधान में संशोधन विधेयक। अब बात आती है कि लोकसभा और राज्यसभा में से ज्यादा शक्ति है वो कौन से विधेयक पे किसको प्राप्त होती है, किसको मिली हुई है। ध्यान रखना कि जो अपना साधारण विधेयक है और धन विधेयक है, इसमें तो प्रभुत्व है वो किसको प्राप्त है? लोकसभा को प्रभुत्व प्राप्त है, इन लोकसभा को इसमें प्रमुख शक्ति प्राप्त है। अब बात करते हैं अपने संविधान संशोधन विधेयक की। इसमें क्या है? दोनों सदनों को संयुक्त माना गया है, यानी समान माना गया है। लोकसभा को भी समान अधिकार प्राप्त है संशोधन में और राज्यसभा को भी संशोधन में प्रमुख रूप से समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन धन विधेयक में और साधारण विधेयक की बात करें तो लोकसभा का प्रभुत्व है वो राज्यसभा की अपेक्षा अधिक दिखाई देता है। बात आती है कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य। अब कार्यपालिका पर नियंत्रण कौन करता है तो इसके बारे में प्रमुखतः चर्चा करेंगे। बात आती है सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी क्यों है? क्योंकि सरकार का निर्माण किसने किया है? जनता ने किया है। और जनता उत्तरदायी किसके प्रति होगी? जनता के प्रति होगी, क्योंकि जिसने चुना है, जिसके प्रति उत्तरदायित्व है वो जनता के प्रति है, तो उसके प्रति प्रमुखतः जवाबदेह होती है। बात आती है कि सरकार को जनता नियंत्रित करती है। अब सरकार को जनता नियंत्रित भी करती है, किस प्रकार से करती है? क्योंकि सरकार को चुनने का कार्य जनता ने किया, किस द्वारा किया? मताधिकार के अधिकार से। अपने मत का प्रयोग करके जनता ने किसको चुना? सरकार को चुना। तो सरकार को नियंत्रित भी क्या है? मताधिकार के अधिकार के माध्यम से जनता कर सकती है। क्योंकि अगर सरकार सही तरीके से कार्य नहीं करती, जनता के विकास से संबंधित कार्य नहीं करती, जनता की प्रगति से संबंधित कार्य नहीं करती, डेवलपमेंट से संबंधित कार्य नहीं करती, तो क्या है? जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से सरकार को दोबारा नहीं चुनेगी, सरकार को हटा देगी। बात आती है कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। अब कार्यपालिका है उसको नियंत्रित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? कार्यपालिका को नियंत्रित करने का कार्य होता है संसद का। किसका होता है? संसद का। और भारत में संसद को किस नाम से जाना गया है? व्यवस्थापिका के नाम से संसद को भारत में जाना गया है। किसको नियंत्रित करती है व्यवस्थापिका? कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। किसको नियंत्रित करती है? कार्यपालिका को नियंत्रित करती है।
भारतीय कार्यपालिका पर जो नियंत्रण है वो प्रमुखतः किस प्रकार से किया जा सकता है, किस प्रकार से उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, किस प्रकार से उसको रोका जा सकता है। तो बात आती है कि प्रश्न काल के द्वारा, शून्य काल के द्वारा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा, काम रोको प्रस्ताव के। प्रमुखतः ये जो 4 प्रकार है इनके द्वारा क्या है कि कार्यपालिका पर है वो नियंत्रण संसदें लगा सकती है, जिसके द्वारा वो क्या है नियंत्रित में रहती है, संतुलित रहती है। बात आती है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। प्रमुख रूप से कार्यपालिका पर जो नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है वो किसको प्राप्त है, कौन से सदन को प्राप्त है? तो ध्यान रखना, जो लोकसभा है अपनी, यानी जो जनता का सदन है, उसको क्या है प्रमुखतः क्या है कार्यपालिका पर नियंत्रण, उसका कंट्रोल रहता है, उसका अधिकार प्रमुखतः रहता है। बात आती है विश्वास प्रस्ताव है वह अविश्वास प्रस्ताव पास करना। प्रमुखतः क्या है किसी भी विषय को लेके, किसी भी कानून को विषय को लेके प्रमुखतः क्या है विश्वास प्रस्ताव है और अविश्वास प्रस्ताव है। वो प्रमुखतः क्या है कि लोकसभा का इसमें प्रमुख महत्व रहता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जो अपने कार्यपालिका है वो प्रमुख रूप से क्या है कि उत्तरदायी होती है किसके प्रति, संसद के प्रति। किसके प्रति? संसद के प्रति। भारतीय संसद को क्या कहा गया है? व्यवस्थापिका कहा गया है। और इसके साथ ही काम रोको प्रस्ताव है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, शून्य काल, प्रश्न काल, इसके द्वारा क्या है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण है वो कंट्रोल किया जा सकता है।